जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 के लिए परीक्षा हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर कर चुके हैं। हम लोग अभी प्रैक्टिस मॉडल सेट हम लोग की चल रही है ना दोस्तों। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर अभी कौन है, तो 1 और 2 हम लोग कर चुके हैं, आज करने वाले हैं वो है 3 नंबर। तो आइए इस सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में पहला जो सेक्शन आता है वो है सामान्य हिंदी का। तो आइए सामान्य हिंदी में देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है सामान्य हिंदी में कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द हमें चयन करना है। डैश लड़का बहुत चालाक है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, तो बताएंगे क्या कि वह लड़का बहुत ही चालाक है। आंसर्स क्या होंगे आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा। बताइए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करना है, नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो बताइए इसमें आंसर्स क्या होंगे, आपके पास ऑप्शन ये है। चलिए बताइएगा क्या होंगे ऑप्शन। तो आप बता दोगे कि गृह कार्य पूरा करना है, ये क्या वाकई में सही है। तो आप बताओगे नहीं, गृह कार्य पूरा करना है ये यहाँ पे होगा, ऐसे ये अलग नहीं बल्कि एक ही होगा, गृह कार्य एक ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची हमें बतानी है। पर्यायवाची क्या होगा शब्द बताइए, विभूति का। विभूति का पर्यायवाची आंसर बताएंगे ऐश्वर्य होगा। क्या होगा, ऐश्वर्य। आंसर डी बताइएगा। दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब कोई गलती है। आइए देख लेते हैं। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है, बैर करना ठीक नहीं होता है, ये होना चाहिए था क्या। तो आंसर हमारा सीधे दिख रहा है बैर जाना, यहाँ पे गलत है दोस्तों, बैर करना होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो उल्लू बनाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मतलब मूर्ख बनाना, है ना। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी बताइएगा। देखिए आगे निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है सफल का विलोम नहीं है। सफल का विलोम नहीं है बताना है तो अलग बात है, नहीं है वो हमें ढूंढना है। तो कौन सा है देखिएगा, सफल का विफल होता है, निष्फल होता है असफल, लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो सकता है दोस्तों। तो आंसर ये करेक्ट होगा। रामकृष्ण में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो राम कृष्ण में कौन सा समास है। अब देखेंगे राम और कृष्ण दोनों अलग अलग नाम है, ये द्वंद्व समास होगा और से जुड़ा हुआ है, इस कारण करेक्ट आंसर हमारा ए बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन, विसर्ग संधि अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए हमें शुद्ध शब्द को बताना है। कौन सा है इसमें बताइएगा। तो देखिए इसमें कौन से हो जाएंगे, अधः जोर पतन होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अधः जोर पतन क्या होता है, अधोपतन होता है ना। निम्नलिखित वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को हमें इंगित करना है। तो आइए देख लेते हैं कौन इसमें सही वाक्य है। कह रहा है क्या, वह बुद्धिमान स्त्री है, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। आइए देखते हैं, वह बुद्धिमती स्त्री है, ये तो बात सही है। आगे देखिए वह बुद्धिमानी स्त्री है, नहीं, वह बुद्धिमाती नहीं, एकदम गलत है। यानी आंसर हमारा क्या दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी बताएंगे आप। देखिए आगे अंतः राष्ट्रीय, अंतः जो राष्ट्रीय शब्द में हमें संधि निर्देश करना है, क्या हो जाएगा अंतः जो राष्ट्रीय। कौन सा इसमें संधि है बताइए, तो आंसर बताएंगे इसमें विसर्ग संधि है, अंतरराष्ट्रीय बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताएं कि कौन सा वर्ण जो है होस्ट नहीं है। तो कौन नहीं है बताइएगा, आंसर बताएंगे म। म जो है ये दोस्तों होस्ट नहीं है, नहीं तो प फ ब, ये ब नहीं भ, ये सभी होस्ट है वर्ण, है ना। आंसर हमारा म होस्ट नहीं है, आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। आगे देखेंगे निम्न मुहावरे का अर्थ हमें बताना है, क्या है, आस्तीन का सांप होना। इसका मतलब क्या होता है, आस्तीन का सांप होना मतलब विश्वघाती होना, विश्वासघाती। आंसर सी बताइएगा। कह रहा है कि रसराज की संज्ञा बताइए क्या होगा, रसराज की संज्ञा दी गई है, किसको दिया गया है, तो आंसर्स बता देंगे श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर बी होगा श्रृंगार रस को। देखिए आगे कह रहा है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा है, कौन सा है बताएंगे। तो आग का होता है दोस्तों अनल। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, करेक्ट बी होगा। कह रहा है व्यंजनों में बताएं कि कौन सा वर्ण महाप्राण है, कौन सा है महाप्राण बताएं। तो आंसर बताएंगे ख इसमें महाप्राण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जिन वर्णों का उच्चारण मुख से वायु प्रवाह के साथ किया जाता है उन्हें
क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे वर्ण ख, देख रहे हैं ख जो है मुंह तो खुल रहा है और साथ में वायु में ये जा रहा आवाज, तो इस कारण ये ख महाप्राण बन गया। आइए निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्य को हमें बताना है। तो इसमें सही वाक्य क्या है, आइए देख लेते हैं। वह अनेक विद्या जानता है, गलत है। वह अनेकों विद्या जानता है, यह भी गलत है। वह अनेक विद्याएं जानता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। वह अनेकों विद्याएं जानता है, ये गलत है। आंसर क्या बनने के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है क्या, काव्यों के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। काव्य के आस्वादन से जो भी आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं दोस्तों, देखिए ऑप्शन यहाँ पे, उसे कहते हैं रस। क्या कहते हैं उसे, रस कहते हैं। आंसर ए बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो आंसर बताएंगे काव्य में 9 रस माने जाते हैं। कितने, ऑप्शंस बी होंगे। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहराना क्या कहलाता है। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है, तो आंसर बताएंगे यति कहलाता है। आंसर बी बताइएगा, यति कहलाता है। देखिए आगे कह रहा है, फूले कास सकल माही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त अलंकार में कौन सी अलंकार है, बताइए कौन सी अलंकार है, तो आंसर बताएंगे इसमें अलंकार है आपकी, अब देखेंगे तो माही है ना, इसमें जन जानू मानो जनु ये सब जहाँ पे आ जाए उसे हम लोग सीधे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आंसर हमारा करेक्ट ए बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अलंकार है, तो बताइए कौन सी अलंकार है इसमें। इसमें आप देखिएगा तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताया गया है बात। कह रहा है कि मनी वाले फनियों को, फनियों का जो है मुख क्यों भरा हुआ हीरे से, कि जो मनी वाले सांप है उनका मुंह जो है क्यों भरा हुआ पूरे हीरे से, ये यहाँ पे तो ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा की बात बोला जाता है। तो इसमें अतिशयोक्ति का अलंकार होगा, यानी आंसर हमारे करेक्ट ये बताइएगा। कह रहा है कि चरर मरर खुल गए अरर रो फूटो से, कौन सा अलंकार है इसमें, तो आंसर बताइएगा। इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। आंसर ए बनेंगे। देखिए कह रहा है सब प्राणियों के मत मयूर मयूर आहा नचा रहा में कौन सा अलंकार है। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा है, इसमें कौन सी अलंकार है, तो आंसर बताइएगा। इसमें है रूपक अलंकार। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बाधियो आगे कौन हवाल में उपयुक्त में कौन सी अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें, तो आंसर बताइएगा। इसमें अलंकार है अनियुक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनियुक्ति अलंकार है। मैत्री को राह बताने को, देखिए यहाँ पे गद्यांश आ गया हम लोग का। मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो धरती तमाम, रखो अपनी धरती तमाम, वही खुशी से खाएंगे परिजन पसी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुमार्ग का अर्थ क्या है, यहाँ पे सुमार्ग का अर्थ बता दीजिएगा क्या है, तो आप आंसर बता देंगे। सुमार्ग का मतलब है सही रास्ता। आंसर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है जनरल इंग्लिश का। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, मदर कट्स वेजिटेबल्स डैश अ नाइफ, तो आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शंस बनेंगे आपके विथ नाइफ, है ना, किसके साथ, तो चाकू के साथ काट रही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन अ सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। आइए देखते हैं कौन गलत है। अ वुमेन्स रियल कैरेक्टर विल ऑलवेज बी मोर विजिबल इन हिज
household than anywhere else। तो आंसर इसमें क्या होगा हमारा? आंसर बनेगा इन हिज हाउस होल्ड। करेक्ट आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पे जो हिज है ना, इसकी जगह पे हिज नहीं बल्कि हर होना चाहिए था, इस कारण ये गलत है यहाँ पे। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है? द टेलीफोन वॉज डैश बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। क्या किए थे उन्होंने? फाउंड करा था, रिसर्च करा था, इवेंट करे थे या डिस्कवर किए थे? ग्राहम बेल जो थे टेलीफोन का क्या किए थे बताइए? तो आंसर्स बता देंगे, उन्होंने इवेंट करा था, है ना। तो आंसर्स बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। देखिए क्या कह रहा है? वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। तो आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स बोलेंगे इसको क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। आंसर्स ए करेक्ट हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आइए देख लेते हैं। हैज द असाइनमेंट बीन अपलोडेड बाय यू। क्या होगा इसका बताइएगा? वॉइस बनाएंगे हम लोग तो आंसर्स बताएंगे हैव यू अपलोडेड द असाइनमेंट। आंसर्स ए करेक्ट होगा। देखिए अगला, कंप्लीट द सेंटेंस विद द एन अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड मेंटेन इन द ब्रैकेट्स। ये देख लेते हैं। द पार्टी वाज अमेजिंग दैट एवरीवन डैश, यहाँ पे हेटेड लिविंग इट। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर्स? तो आंसर्स बताएंगे इसमें लोथेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए कह रहा है कॉफी इज सिप्टेड बाय मी। तो बताइए क्या बताइएगा इसका आंसर? आंसर बताएंगे आई सिप कॉफी। करेक्ट आंसर ये बताएंगे आप। देखिए अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द लाइब्रेरी बिल्डिंग वाज रेनोवेटेड इन 2020। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे कि द रिनोवेटेड द लाइब्रेरी बिल्डिंग इन 2020। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Sentence most appropriate synonym of the word given in a brackets in fill in the blanks. Doing adventure sports is banned for athletes as it can be dash perilous। तो आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स बताएंगे ट्रीचरस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, ट्रीचरस। और प्रिलियस मतलब होता है खतरनाक, है ना, इसी का जस्ट ये साइनोनिम है, यहाँ पे डेंजरस होता है ट्रीचरस मतलब। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द रूफ डैश द वेट ऑफ द स्नो। आंसर्स बताएंगे कोलैप्स्ड अंडर। आंसर्स ए करेक्ट होगा आपका। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देख लेते हैं। ही सेड इट्स बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो आंसर्स क्या बताइएगा? आंसर्स बोलेंगे ही सेड दैट इट हैड बीन रनिंग सिंस द नाइट बिफोर। आंसर्स करेक्ट सी बताएंगे आप। चलिए आगे क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया डैश इन द टैलेंट शो। आंसर्स बताएंगे पार्टिसिपेटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सोशियो इकोनॉमिक policy has been the dash of much debate। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बोलेंगे सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा आपका। देखिए आगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या कह रहा है? द टीचर आस्क्ड अस टू राइट योर आंसर डैश। आंसर्स बोलेंगे लिजिबली। करेक्ट आंसर्स डी करेक्ट होगा आपका। इसका मतलब होता है स्पष्टता से लिखो, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। म्यूजिक इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द डैश ऑफ स्टूडेंट्स। आंसर्स बोलेंगे कंसल्टेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ध्यान से इसका मतलब होता है एकाग्रता से। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड। तो आंसर क्या बताएंगे? मेरा भाई ने क्या पूछा कि क्या तुमने लाल कार को देखे हो? तो आंसर्स हम लोग बनाएंगे इसमें क्या, देखिए ऑप्शंस हमारा बनेंगे माई ब्रदर आस्क्ड मी, माई ब्रदर आस्क्ड मी, आस्क्ड हिम नहीं होगा, आस्क्ड हर नहीं होगा, आस्क्ड मी होगा, है ना, क्योंकि माई के लिए क्या आता है, फर्स्ट पर्सन है तो मी ही आएगा इसमें। ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन दैट रेड कार। आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड स्टेटमेंट। तो आइए देख लेते हैं कौन है सही। यस्टरडे आई मीट अ 10 year old लेडी, बिल्कुल गलत है। देखिए यस्टरडे आई मीट अ 10 year old बॉय नहीं, यस्टरडे आई मीट अ 10 year नहीं, यस्टरडे आई मीट अ 10 year old बॉय, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ गिवन सेंटेंस, ये देख लेते हैं। समवन पिक्ड माई पॉकेट, समवन पिक्ड माई पॉकेट, बताइए इसमें कौन सा है टेंस का यूज किया गया? तो आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सिंबल जो दिया गया है ये बताइए सिंबल किस चीज का है? तो आप आंसर बता देंगे, ये जो है क्लोन का दिया हुआ है। इन्वर्टेड कोमा का तो आपको पता होगा दोस्तों, ये इन्वर्टेड कोमा है, क्वेश्चन मार्क तो ये पता होगा, फुल स्टॉप ये होती है ना। तो आंसर हमारा डी करेक्ट बन जाएगा आपका। देखिए आगे, विच सेंटेंस हैज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, ये देख लेते हैं कौन है इसमें। कह रहा है यू स्टडीज ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट, बात तो सही है यहाँ पे, यही करेक्ट हो गया आपका। आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है गणित, गणित में देखिए क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं कि 18x माइनस 18y को प्राप्त करने के लिए 8 गुने 3x माइनस 4y में क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या जोड़ा जाना चाहिए? लिखेंगे जो हमें जिसमें कुछ जोड़ना है ना, तो लिखेंगे 8x, यहाँ पे लिखिए 8 और 3x माइनस 4y, है ना। इसमें हमें क्या जोड़ना है तो हमें नहीं पता, हम सपोज कर लेते हैं t इसमें जोड़ते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, तो 18x और माइनस 18y मिलेगा। ठीक, इसमें भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं 18 को, बट नहीं करेंगे, इसमें गुणा करते हैं हम लोग 8 या 24x माइनस 8 चौके 32y और प्लस t तो रहेगा क्योंकि हमें यही बताना है, या 18x और माइनस 18y। अब देखिए यहाँ पे ये x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, इसको बुला लेते हैं हम लोग 18 वाले को इसके पास, तो घटा देंगे कितने हो जाएंगे, तो 18 में से घट जाएगा तो आपके पास 6 बच जाएगा, और ये 32 प्लस में है उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो t बराबर हम लोग सीधे लिख देंगे 32 में से 18 घटेगा तो आपके पास आ जाएगा कितने, 14, 14y और माइनस में आ जाएगा 6x हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या जोड़ना चाहिए इसमें, तो t का वैल्यू निकल चुका है 14y माइनस 6x, 14y माइनस 6x, देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, 14x माइनस 6y, ऑप्शन नंबर 14y माइनस 6x, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। कह रहा है क्या यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10, 1 प्लस जो है टेन स्क्वायर, ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि कॉट अपॉन है कोसेक, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर, तो ये रहने ही देते हैं हम लोग, कॉट अपॉन कोसेक, है ना, ये स्क्वायर में है आपका कॉट अपॉन कोसेक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो बस यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, है ना, इंटू लिखेंगे यहाँ पे कॉस इंटू ये हो जाएगा आपका साइन, क्योंकि 1 अपॉन साइन होता है तो ये साइन के आ जाएगा, और इंटू यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा ना। देखिए ये हमने कॉट को कॉस बाई साइन करा, ये हमने
कॉसेक को साइन स्क्वायर अपॉन 1 कर दिया है। अब देखिए ये कॉस से हमारा कॉस कटेगा क्या? यस, तो काट दीजिए इसे। साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, बच क्या गया साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं हम लोग? टैन बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए कह रहा है क्या, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1400। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 1449 है। तो ब्याज का दर हमें बताना है, रेट कितना होगा। तो देखिए सीधे 1449 में से आप 1400 घटा लीजिए, कितना होगा? 49। पहले साल का 700 रुपया, दूसरे साल का कितना हो जाएगा? दूसरे साल का भी उतना ही रहेगा क्योंकि साधारण ब्याज है 7 साल। 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 700 और गुन्ने हो जाएंगे आर अपॉन 100 होगा, इक्वल क्या लिखेंगे? 49 लिखेंगे। बस इसको काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से 7, यानी रेट हमारा कितना निकलेगा? रेट आप बताएंगे 7%। देखिए है क्या ऑप्शन नंबर? यस, तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आपके पास 7%। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है यदि 4 × 2x + 3 ये बड़ा है किससे? 5 - x से, और 5x - 3 2x - 7 बड़ा है किससे? 3x - 1 से। तो x का हमें मान बताना है कि क्या होगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू। पहले जो है हमारे पास हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लिखिए मल्टीपल करेंगे 4, यहाँ पे पहले लिख देते 4 2x और +3, ये जो है बड़ा है किससे? तो आप बताएंगे 5 - x। बस इसे कैलकुलेट करेंगे तो 8x होगा और +24 होगा। ये बड़ा है किससे? तो 5 - x से है, ठीक। अब देखिए ये हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये x आके इधर ऐड होगा, मतलब ये 9x हो जाएगा, है ना। और ये जाके इसमें से घटेगा तो कितने हो जाएंगे? ये ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। माइनस में 7 क्योंकि प्लस में 24 है, उधर जाके घट जाएगा। अब देखिए ये जो हमने कह दिया, यहाँ पे 4 × 3 = 12 होंगे दोस्त, यहाँ पे 24 नहीं, 4 और 3 में गुणा करेंगे तो 12, तभी तो 7 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा कह रहा है क्या यहाँ पे कि 5x और -3 इंटू दिया हुआ है 2x - 7, यह जो है ग्रेटर देन है किससे? तो 3x और -1 से। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5x - 6x और प्लस हो जाएगा 21, ये ग्रेटर देन है किससे? तो 3x और -1 से। तो इसे सॉल्व करेंगे कितने हो जाएंगे? तो ये 3x प्लस में है, ये प्लस में, तो 8 इधर घटेगा तो 2, 2 में से 4 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 में से 6 घटाएंगे तो 4, माइनस में 4x हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है किससे? तो आप बताएंगे -22 से। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में आप देखेंगे x का मान 5 रखने पर दोनों समीकरण हमारा क्या होता है? संतुष्ट होता है ना। तो आइए बस हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले लेंगे? 5 ले लेंगे। देखिए x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या इसमें, यदि 5x - 40 बराबर 3x है, 2x - 11 का संख्यात्मक मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए 5x - 40 ये इधर घटा लीजिए, कितने आ जाएंगे? तो 2x, और 40 को उधर भेज दीजिए प्लस में, यानी x की वैल्यू 20 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 20 तो इसमें गुणा करेंगे 40, 40 में से 11 घटा दीजिए, 40 में से 11 आप घटा दोगे तो कितने आ जाएंगे? 9, और ये 3 में से 1 2, यानी 29। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित समीकरणों में किसका मूल बराबर है? आइए देख लेते हैं किसका मूल बराबर है। पहले तो हम लेते हैं 3x² - 6x + 3, है ना। पहला हम कोई भी आप ऑप्शन उठाइए तभी बना पाइएगा, पहला उठाइए या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, आपको जो अकॉर्डिंग करे। हम आंसर्स वाले उठाते हैं, हम बी सेक्शन उठाते हैं ना। बी वाला उठाएंगे तो इसको चेक करने में कैसे, तो आप लिखोगे डी इक्वल होंगे B² - 4AC, बस यही चेक करने का फॉर्मूला है। इस पे चेक करिए आपके बनेंगे आंसर्स। तो देखिए हमने बी को उठाया है, आप ए को भी उठा के देख सकते हैं सेटिस्फाई होंगे नहीं। तो देखिए हमने जब ये बी सेक्शन वाले को उठाया है तो इसमें B² कह रहा है, बी कौन है? तो 6 है, 6 का पहले होल स्क्वायर, वो भी कैसा है? तो माइनस में है, तो 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा। -4 ए क्या है? तो 3 है, तो 3 रखिए। सी क्या है? तो प्लस में 3 है, 3। तो ये 9 9 4 जा 36, तो आपने देखा 36 प्लस में और एक माइनस में 36, ये क्या हो गए? कट कट गए, मतलब जीरो आ गए। हमारा ये क्या है? यह जो है इसका मूल बराबर होगा। आंसर नंबर बी। यदि जीरो नहीं आता है तो समझिए उसका मूल बराबर नहीं होगा। तो आंसर इसलिए हमारा बी करेक्ट होगा। आप पहला दूसरा तीसरा डाल के देख सकते हैं, है ना, वो इक्वल नहीं आएंगे। देखिए कह रहा है कि सेक 33
सेक 330 डिग्री का मान आपको बताना है कितना होगा। सेक 330 को 300 जो 30 है हमारे पास, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 360 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे सेक रहने देते हैं, तो बिल्कुल आप बताएंगे ये लिख सकते हैं। अब बताइए कि ये सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? तो आप बताएंगे 2/√3 होता है। 2/√3 होता है कि नहीं? तो आप बताएंगे यस। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? रूट टू 2/√3 होगा या नहीं? देखिए आप नहीं समझे होंगे, फिर से हम इसे एक बार रिकॉल कर देते हैं। कह रहा है क्या यहाँ पे, जैसे सेक 330 डिग्री है, इक्वल में लिखा गया है सेक यहाँ पे 360 माइनस हम लोग 30 कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 330 है, तो आप यहाँ पे लिखा लेंगे क्या कि सेक 30 डिग्री यहाँ पे हमारा रिमाइंडर होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? तो 2/√3। बस यही तो हमें बतानी थी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन। इसका मान बताना है। देखिए 256 किसका होता है दोस्तों स्क्वायर रूट? तो आप बताएंगे 16 का होता है। बस 16 हो गया और प्लस करिए, ये किसका होता है? 9 का। 16 9 कितने होंगे? 25। 25 इसमें ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 6 और 8 और ये 5 हो जाएगा ना, 6 5 और ये 2, 256। अभी जस्ट 16 का हम लोग देखें तो आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या अमन किसी वस्तु को 30% की छूट पर खरीदता है, मतलब 100 की वस्तु है तो उसे कितना में खरीदता है? 70 रुपए में खरीदता है। तथा इस पर परम को जो है 40% का लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। अब यह जो है इसी को 40% लाभ पे परम को बेच देता है। अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य पर परम ने वस्तु को खरीदा उसके बीच का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए ये 40% लाभ पे बेच रहा है इसको, तो आइए 70 का 40% लाभ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो 70 और गुन्ने 140 और बट्टे 100 लिखे, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, तो 14 सत्ते कितने थे? 98। देख रहे हैं 70 की वस्तु था, इतना में उसको प्रॉफिट हो रहा है, 98 में मतलब बेचा है। तो हमें बताना है अंकित मूल्य और परम मूल्य का रेशियो बताना है। तो देखिए अंकित मूल्य कितना है, हमने 100 माना था, परम मूल्य कितना आ गया? 98 आ गया। बस इसको काटिए ना, तो आप लिखेंगे 50 और ये काटिएगा तो 4 और ये 9, मतलब 50 रेशियो 49। आइए देख लेते हैं 50 और 49। यस, ऑप्शन नंबर एक ही है और वो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए कह रहा है कि यदि थीटा जो है न्यून कोण है, तब कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 3 है, तो हमें थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू बताते हैं कि क्या होना चाहिए। पहले तो जो इक्वेशन है हमारे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। कॉट स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे कॉस स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये हमारा जो आ गया है क्या, देखिए यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं कि ये हमारे पास आ गया है कॉस स्क्वायर तो रहेगा ही ऊपर में, और इसका जो लिखेंगे हम लोग क्या कि कॉस स्क्वायर, है ना, अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में हमारा कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे, कितने हो जाएंगे? कॉस स्क्वायर तो अभी ऊपर रखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएंगे आपके पास साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर माइनस कॉस इंटू हो जाएगा यहाँ पे आपके पास साइन, है ना। अब देखिए हमारे पास ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर इक्वल कितना है? 3 दिया हुआ है, तो बस लिखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक, क्योंकि कॉस और कॉस से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास ये। अब देखिए इक्वल में कितना है? तो 3 है। इसे हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आप बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर होता है, तो बस यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर ओपन कॉस स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 3, मतलब साइन ओपन कॉस को क्या बोलते हैं हम लोग? टेन। टेन स्क्वायर बराबर 3, यानी स्क्वायर को भेजेंगे तो रूट ओवर में चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो टेन√30। टेन का जो है वैल्यू √3 किस में आता है? तो आप बताएंगे टेन 60 का वैल्यू होता है, मतलब थीटा का वैल्यू हमारा निकल गया 60। और 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 60 को हम लोग यदि पाई में बोला जाए लिखने के लिए तो 180 ओपन यदि आप लिखोगे 3, 180 ओपन 3 तो ये 60 ही तो आएगी ना। तो पाई की वैल्यू जो होती है थीटा में कितना होती है? 180 डिग्री होता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो आप आंसर कौन सी हो जाएगी बताइए? पाई का वैल्यू 180 होता है दोस्तों, तो 180 बटे 3 रखिएगा तो 60 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। देखिए आगे
कह रहा है कि x इक्वल दिया हुआ है आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। अब दे रहा है कि y इक्वल आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा और z इक्वल दिया है आर कॉस अल्फा, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। यहाँ पे दिया गया है हमारे पास आर स्क्वायर। ओके, पहले तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आर साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा का होल स्क्वायर है, प्लस में हमारे पास क्या है आर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर साइन अल्फा इंटू हो जाएंगे साइन स्क्वायर बीटा। ये लिखेंगे हम लोग कितना, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएंगे फिर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू 1 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो लिखिए यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, इस कारण ऐसे लिखे हैं। अब देखिए तो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो जेड स्क्वायर है। तो ये हमारा हो सकता है कि आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यस, ऑप्शन नंबर कौन सी है, करेक्ट आंसर सी है। कह रहा है श्रेणी ये दिया हुआ है हमारे पास, इसका माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सीधे सभी संख्याओं को देखना होगा कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, टोटल 9 है। तो आप बताएंगे n प्लस 1 अपॉन 2 मतलब क्या हो जाएगा, पांचवी संख्या होनी चाहिए, है ना। 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 का आधा पांचवा, तो पांचवा कौन होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखिएगा। तो सबसे पहले 27 आएगा, उसके बाद 30.5 आएगा, उसके बाद 31 है, उसके बाद 34 है, उसके बाद 35 है, मतलब हमारा पांचवा संख्या आ चुका है, वो कौन है 35। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे कह रहा कि आयत चित्र ग्राफ का मान निकालने में सहायता होता है। आयत चित्र ग्राफ का मान निकालने में सहायक होता है, कौन होता है बताइए। तो आंसर बताएंगे माध्यिका, करेक्ट आंसर बी बताएंगे माध्यिका। अब देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसमें मूड मतलब बहुलक निकालना है, इसे इंग्लिश में मूड और हिंदी में बहुलक बोलते हैं। तो अब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो अब देखेंगे 2 1 2 बार 3 बार 4 बार 4 बार आए हुए 2, और बाद बाकी कोई ऐसा नहीं जो 4 बार आया हो। तो आंसर हमारा सीधे बी निकल रहा है। कह रहा है कि एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के एक समान परिमाप है ना। एक वर्ग में एक समबाहु त्रिभुज के समान परिमाप है। यदि वर्ग का विकर्ण 6√2 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। वर्ग की भुजा पहले हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे, तो अब बताएंगे विकर्ण बटे √2, विकर्ण कितना है 6√2 और बटे √2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा हमारा, भुजा 6 आ गया। भुजा जो 6 आ गया तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर वर्ग के परिमाप बराबर है। तो आप लिखेंगे क्या कि 4 गुने 6 मतलब 4 गुने भुजा तो 24, ये 24 किसका है, तो आप बताएंगे वर्ग का भी परिमाप है और त्रिभुज का भी परिमाप है, दोनों का परिमाप है। तो देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप बटे भुजा लिखेंगे। परिमाप कितना है 24 और कितने भुजा होते हैं 3, 3 से काटिएगा तो कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्या, तो आप बता देंगे इसकी भुजा हो जाएगी किसका, समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितना हमने निकाला है, तो भुजा अभी जस्ट 8 निकाले, 8 का 2 टाइम गुना कर दो, चलिए काटिए इसको 2, यानी 8 2 जा 16, 16√3 हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16√3। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आप बी बताइएगा। देखिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर है एवं आंतरिक व्यास 3 है, 20 सेंटीमीटर लंबाई, तब उपयोग में आई धातु का हमें आयतन बताना है। तो आयतन क्या हो जाएगा, जब हमारे पास बाह्य व्यास दिया हुआ आंतरिक व्यास दिया हुआ है, तो जब व्यास दिया हो तो यहाँ से पहले आपको त्रिज्या निकालने होंगे।
व्यास कितने हैं, पहला आप डी देखेंगे तो 4 है, दूसरा डी देखिएगा तो कितना है, 3 है, तो इसका आधा कितना हो जाता है, 2, इसका आधा कितना हो जाता है, 1.5 हो जाएगा, है ना। बस यहाँ पे आप फॉर्मूला याद रखने होंगे कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 और गुन्ने आर का वैल्यू कितना है, तो एक, पहला आया है 2 का होल स्क्वायर माइनस एक आया है कितना, तो 1.5 का होल स्क्वायर, है ना, और इंटू एच, एच कितना है, तो आपके पास 20 है। बस इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कितने हो जाएंगे, तो 22/7 दो का करिएगा तो 4 और माइनस इसका करेंगे 1.5 का होल स्क्वायर, तो आपके पास 2.25 आ जाएंगे, है ना, और गुना करेंगे हम लोग 20। चलिए इसे कैलकुलेट करते ही इसे घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 7.5 तो होगा ही होगा, और यहाँ 3 से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, और गुने यहाँ पे आ जाएगा 20 और गुने 22/7, मतलब कि हमें कंफर्म है कि डेसिमल में आंसर्स आने वाले हैं। चलिए यहाँ पे 100 25 से काटे, 25 सत्ते और 25 से 25 चौके, 4 से काटे 4 पच्चे और ये 4 से 4 कट गया, यानी इसे गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 22 पच्चे 5 दूना 10 और ये कितने हो जाएंगे, 10 और 1 11, 110 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। 110 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर बी करेक्ट है दोस्तों। आगे देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक x के सभी मानों के लिए 2x-3 बड़ा है 7 - x को संतुष्ट करता है। जैसे मतलब कि x का वैल्यू यदि आप इतना रखते हैं तो क्या ये वाकई में बड़ा होगा इससे, ये हमें देख के बताना है। तो चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा फुलफिल करना चाहिए। यदि हम पहला ही रखते हैं, आप जैसे कि देख ले कि पहला ही रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कितने आ जाएंगे, 2 × 10/3 होगा, -3 होगा कि नहीं, तो आप बताएंगे कि 20/3। ओके, हम एलसीएम ले लिए 3। अब देखिए इधर भी रख के देखेंगे आप, है ना, कि 7 - 10/3, तो इसमें घटाएंगे हम लोग 21 में से 10 तो कितने, 11/3 आ जाएंगे इधर। ओके, हमें ये 12 होना चाहिए, मतलब ये लगभग में हमारे कितना आ जाएगा, 3 डेसिमल समथिंग आएगा। इसे करते हैं हम लोग, तो ये कितने हो जाएंगे, 20 में से आप घटाओगे 9, तो 20 में से 9 तो 11, ये तो दोनों इक्वल आ रहा है, 11/3 11/3, ये तो होगा नहीं हमारा बड़ा, तो मतलब ऑप्शन नंबर हम सीधे यहाँ पे काट देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 2 उठा के देखिए कि एक्स जो है यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, एक्स एक्स का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, तो 10/3 जो है ग्रेटर देन होना चाहिए। बस यहाँ पे हम लोग रख के देख लेते हैं क्या वाकई में ऐसा है, तो 2x-3 और यहाँ पे ग्रेटर देन जैसे लिखा गया लिखिए, यहाँ पे हम लोग 2x में से इसको इधर लेके आते हैं तो कितने आ जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और ये माइनस में उधर प्लस में भेजेंगे कितने हो जाएंगे, आप बताएंगे 10 हो जाएंगे। मतलब कि सीधे आप लिखिएगा x की वैल्यू कितनी आ गई है, तो x की वैल्यू हमारा आना चाहिए 10/3 आना चाहिए, x अपॉन मतलब कि 3 आना चाहिए, मतलब ये हमारा होना क्या चाहिए कि x ग्रेटर देन होगा किससे, तो 10/3 से, और वो कौन सा ऑप्शन नंबर, डी नंबर है, तो आंसर डी बन जाएगा आपके, है ना। कह रहा है समीकरण 3x² माइनस के एक्स प्लस 14 इक्वल 0 है, इसके मूल्य 7:6 के अनुपात में है, तब k का वैल्यू आपको बताना है। तो आइए हम लोग इसको बना के देखते हैं। दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। c/a कहने का मतलब क्या है, गुणनफल a इंटू बी, अल्फा इंटू बीटा। c कितना है, तो c है 14, तो यहाँ पे रखेंगे 14 अपॉन a कितना है, तो 3, है ना, तो 14/3 आ गया हमारा, ठीक है। दूसरा हम लोग यदि निकालते हैं, हाँ, और एक और बात बता दें, जैसे कि हम लोग का गुणनफल यहाँ पे लिखेंगे 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 42, ये हमारे 42x² हम लोग क्योंकि 7x और 6x रखेंगे ना, तभी तो हमारा ये दोनों का मल्टीपल जो है वो क्या आ रहा है, c/a कितना आया है, 14/3 आया है। बस इसे हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो 14 अपॉन हो जाएगा 3 × 7 × 6 होंगे। चलिए इसे सॉल्व करिएगा आप तो कितने आ जाएंगे, ये 7 से काटेंगे 2 टाइम्स में, 2 से काटिएगा 3 टाइम्स में, यानी हमारे पास आ जाएंगे क्या, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हटेगा, तो आप बताइएगा 1/3 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमारे पास 9 है तो इसका 3 आ जाएगा। अब देखिए योग, ये तो गुणनफल वाला से हो गया हमारा। अब योग, योग क्या होता है, तो अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a होता है ना। अल्फा कितना है 7x और प्लस बीटा कितना है 6x, इसका योग कितना होगा -b मतलब माइनस माइनस के, तो मतलब प्लस में के हो जाएगा, और प्लस ए कितना है, तो 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 7 6 13 हो जाएगा, 13x इक्वल आप बताएंगे के अपॉन 3, मल्टीपल करेंगे तो 39x हो जाएंगे, है ना। तो आप
आप जो है यहाँ पे देखे हैं कि x की वैल्यू हमारा कितनी आई है 1/3। क्या हम लोग इसमें रख सकते हैं क्या 1/3? तो आप बताएंगे यस 1/3 रख लीजिए। तो आप देखेंगे क्या कि ये हमारे पास आएगा 13/3 आ चुका है। यहाँ पे 13/3, यहाँ पे k/3। तो क्या ये 3 से 3 कैंसिल होगा? क्या हमारा k का वैल्यू 13 आएगा? तो आप बताएंगे यस। तो आइए देख लेते हैं k की वैल्यू 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हम लोग का 13। देखिए आगे कह रहा है यदि एक समानांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है तथा nवां पद 1/m है तो इसका mnवां पद क्या होगा? mnवां पद क्या होगा इसका? देखिए तो mnवां पद इसका निकालिएगा ना, वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे tm इक्वल हो जाएगा a प्लस हो जाएगा m-1 इंटू डी होता है, मतलब यहाँ पे n होता है ना। हमें m इसलिए रखे ताकि m हमने यहाँ पे सपोज करा इसलिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी जो होता है, बस इसी पे रखेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है कि a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल 1/n दिया हुआ, क्योंकि nवा टर्म बता रहा है। अब देखिए जब tn का पद निकालिएगा, जब tn का पद निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास tn इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना, इस पे निकालिएगा तो ये निकलेगा a इंटू n-1 इंटू डी इक्वल हो जाएगा 1/m दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लेंगे तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइएगा तो आपके पास क्या निकलेंगे, n-1 इंटू डी माइनस हो जाएगा m-1 इंटू डी होगा, इक्वल लिखेंगे 1/m माइनस 1/n लिखेंगे। तो ये हो जाएगा d इंटू n-1 माइनस m प्लस 1 इक्वल लिखेंगे n-m अपॉन हो जाएगा mn होगा ना। चलिए आगे से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप बताएंगे d n-m इक्वल हो जाएगा n-m अपॉन हो जाएगा mn होंगे। तो आप d इक्वल सीधे लिख दीजिएगा, क्या ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ये और ये सीधे आप हटा सकते हैं। d इक्वल सीधे लिखेंगे 1/mn लिखिएगा कि नहीं। तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। जब थर्ड इक्वेशन आ गया तो d का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। ये d का वैल्यू जो आया है हमारा वो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन a प्लस m-1 इंटू डी था हमारा अपॉन 1/n, बस यहाँ पे d का वैल्यू रख लेते हैं हम। तो लिखिएगा a और प्लस हो जाएगा m-1 इंटू डी के वैल्यू 1/mn रखेंगे इक्वल 1/n। तो इसे सॉल्व करेंगे a प्लस हो जाएगा 1/n माइनस 1/mn होगा इक्वल 1/n, यानी a इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/mn हो जाएगा। a इक्वल क्या आ गया 1/n। अब देखिए जो tmn का वैल्यू निकालना था हमें, tmn का वैल्यू ये होगा a प्लस m-1 इंटू हो जाएगा d। चलिए यहाँ पे रखेंगे a अपॉन mn प्लस हो जाएगा mn-1 इंटू हो जाएगा 1/mn, है ना। यहाँ पे रखिए 1/mn प्लस हो जाएगा mn अपॉन हो जाएगा mn माइनस 1/mn लिखेंगे। तो आप बताएंगे क्या कि tmn का वैल्यू जो है 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक उत्तल समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का माप समानांतर श्रेणी में है। यदि न्यूनतम कोण 100 डिग्री, अधिकतम कोण 140, तब बहुभुज की संख्या हमें बताना है कितना होगा। तो बहुभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, चलिए इसे हम लोग बना के देख लेते हैं। न्यून कोण 100 है, अधिकतम 140। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यूनतम अधिकतम दिया हुआ है तो बस सभी कोणों का योग निकालेंगे n/2 और a प्लस l लिखिए। तो n कितना है हमारा पता नहीं, अपॉन 2 ये है 100 और सबसे ज्यादा वाला कितना है 140 है, जोड़ दीजिए 240, 240 का आधा है 120, मतलब सीधे लिखेंगे कि कितना आ जाएगा 120n, 120n आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि सभी कोणों का योग के सूत्र का फॉर्मूला होता है n-1 n-2 इंटू 180 होता है ना। इसके बराबर कितना है 120n जो हमारा आया है, बस इसको बनाएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 180n माइनस हो जाएगा 360 इक्वल हो जाएगा 120n हो जाएगा। तो 180n यहाँ पे आपका प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आगे घटाएंगे और ये उधर भेज देते हैं हम लोग। तो कितने हो जाएंगे 80 में से 20 घटाएंगे तो 60n इक्वल लिखेंगे 360, काटिएगा तो 0 से 0, 6 से काटेंगे 6, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई
6 आ गया है, तो आंसर हमारा इनकी वैल्यू ही तो निकालना था, भुजाओं की संख्या, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आगे, एक समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को क्रमगत जोड़ने पर चित्र बनता है, वो कैसा चित्र बनेगा? तो वह चित्र जो बनेगा दोस्तों आपका आयत, समचतुर्भुज, वर्ग या समानांतर चतुर्भुज। तो आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी, समांतर चतुर्भुज बनेगा। आंसर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया हमारे पास ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, मिलाने वाली रेखा को पी इस अनुपात में बांटता है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तो क्वेश्चन से रहना ही तय है ना। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आपको समझा देते हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, ये कितने रेशियो में? तो एम और एन के रेशियो में बांट रहा है इसका। ए का वैल्यू दिया हुआ है -2 और 3, -2 और 3 दिया हुआ है। पी का वैल्यू हमारे पास 4 और 6, और बी का वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 और 7 है ना। इसको हम लोग एक्स वाई लेते हैं, इस वाले को हम लोग x1 y1 लेते हैं, इस वाले को हम लोग x2 y2 लेते हैं। बस चलिए इसी में बनाते हैं हम लोग कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे p का वैल्यू यदि हम फाइंड करें तो आप लिखोगे mx2 और प्लस हो जाएगा nx1 ओपन हो जाएगा m प्लस n, यानी इसका वैल्यू 4 तो दिया हुआ है हमारे पास, m नहीं है, ये 6 है, प्लस हो जाएगा n -2 है, -2 ओपन लिखेंगे हम लोग m प्लस n, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 4m प्लस 4n इक्वल हो जाएगा 6m -2n होगा। सॉल्व करेंगे तो 4n प्लस 2m इक्वल हो जाएगा 6m -4m। इसे सॉल्व करिएगा तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 4 2 6 और इधर घटाएंगे तो 2, यानी 6n इक्वल हो जाएंगे 2m। मतलब m और n का रेशियो कितना हो जाएगा? 6/2। इसे काटिएगा तो 3 और 1 के रेशियो आ जाएंगे ना। 3 और 1 के रेशियो देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपके सी है, 3 और 1 के रेशियो। देखिए आगे कह रहा है यदि cos थीटा इक्वल है cos थीटा अपॉन ए इक्वल है sin थीटा अपॉन बी, तब हमें बताना है क्या है दोस्तों कि a अपॉन sec 2 थीटा प्लस b अपॉन cosec 2 थीटा का मान कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कितना आ जाएगा। हम लोग के पास जो है इसको रहने देते हैं, 1 अपॉन cos अपॉन अल्फा है, ठीक है, इक्वल है sin अपॉन बीटा। देखिए इसे हम लोग यदि क्रॉस मल्टीपल लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे सपोज कर ले हम लोग क्या कि cos थीटा इक्वल ए के, है ना, ए के अपने से ले लिए हम लोग, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल हम लोग ले लिए बी के, ठीक है ना। अब देखिए जब हमारे पास अल्फा अपन मतलब ए अपन सेक 2 थीटा और प्लस बी अपन कॉसेक, बी अपन कॉसेक 2 थीटा है, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि आप बताएंगे 2 कॉस 2 थीटा और प्लस हो जाएगा बी साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस 2 थीटा होगा यहाँ पे। अब देखिए इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे लिखेंगे कि ए इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पे बी इंटू 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा। चलिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ए तो रहेगा ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2b इंटू होगा बी के इंटू हो जाएगा ए के, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे हम आगे तो आपके पास आ जाएंगे ए क्यूब के स्क्वायर माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2b स्क्वायर के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे हम लोग ए क्यूब के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करिएगा आप तो ए इंटू कॉस स्क्वायर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर इक्वल ए, मतलब क्यों? बिकॉज इसका वैल्यू 1 होता है तो 1 में ए से गुणा करेंगे तो ए ही तो आएगा, तो इसलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि x का वैल्यू दिया हुआ है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता देना है क्या हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू √3 प्लस √2 दिया हुआ, जब स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे कितने हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बस यहाँ पे हम लोग वही करेंगे।
देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 + 2, क्योंकि 3 √3 का करेगा तो 2, 3 और √2 का करेगा तो 2 आ जाएगा, और प्लस में 2 इंटू √2 और √3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 सीधे लिख दीजिए, यानी आप लिखेंगे क्या कि 5 और प्लस 2 √6 लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें 1/x² की वैल्यू बता लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 + 2 √6 लिख देंगे, बस इतना लिख दीजिए। अब जो हमारे पास आ चुका है 1/, तो हम 1/x² की वैल्यू जब आ चुका है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप लिखिएगा 5 और माइनस लिखिएगा 2√6 लिखिएगा, यहाँ पे 5 - 2√6 हो, क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस नहीं बल्कि इसको इससे करिएगा तो इतना ही रहेगा, लेकिन एक है प्लस में एक माइनस है, यानी 25, और ये हो जाएगा 4 और 4 छक्के 24, मतलब 25 में से 24 घटाएगा तो एक, यानी आप लिखेंगे क्या कि 5 - 2√6 आ जाएगा, किसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, तो आप बता देंगे कि ये आ गया 1/x² की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 - 2√6 आ गया है। अब देखिए बस दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 5 और प्लस 2√6 था, और इसका वैल्यू कितना है, तो ये 5 - 2√6 आया है, बस इसे ये कैंसिल कर दीजिए, 5 और 5 10 हो जाएगा, यानी आंसर देखेंगे 10, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, 10 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो 2.5 है, ए बी सी डी के समानांतर जीवा 2.7 दूरी पर है, ए बी 4.8 है, तो सी डी का मान हमें बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक वृत्त हमने बना दिया, एक वृत्त, अब इस वृत्त में बताया गया है कि ये एक जीवा है ना, ऐसे बनाया गया है, ये ओ है सेंटर हमारा, यहाँ पे बोल दिया गया क्या कि ऐसे एक, यहाँ पे एम है, ये ए है, ये बी, और ये सी, और ये डी है, ठीक। अब देखिए इसमें जो जो दिया है हम लोग लिख लेते हैं, ये 2.5 दिया गया है, ये भी दिया गया है 2.5 दिया गया है, और ये दिया गया है 24 और ये 24, मतलब टोटल 48 है। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए, इसे हमें फाइंड करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, इसे लिखने पड़ेंगे 2.5 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस रूल का यूज करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 625, मतलब 6.25 इक्वल लिखेंगे 576 5.76, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर जाके ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.49, ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताएंगे 7, 0.7 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.7 घटा लेंगे किस में से, तो 2.7 में से, यानी कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो इसमें से घटाइएगा तो 0 और ये 2 के 2, यानी आंसर्स जो हमारे आएंगे 2 आने चाहिए। देखिए क्या ऑप्शन नंबर 2 है, तो यस ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर्स 2 इसमें नहीं, अभी हमें क्या निकालना था, तो हमारा क्या निकल चुका है, एक ये जो हमने फिगर बनाया था इसमें हमारा निकल चुका था, ये देखिए ये जो हमारा फिगर था ओ है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे एन था, ये ओ एन हमने फाइंड करा था, ये तो एम था यहाँ पे हमारा, ठीक है ना, तो ओ एन हमने फाइंड करा, अब जो है हमारे त्रिभुज कौन सा, ओ एन सी में हमें जाना था, ओ एन सी में सी एन का वैल्यू हमें फाइंड करना था, सी एन इक्वल क्या लिखेंगे, तो सी एन का होल स्क्वायर इक्वल लिखेंगे 2.5 की होल स्क्वायर और माइनस लिखेंगे 2 की होल स्क्वायर, बस इसे सॉल्व करेंगे 625 में 14.25 और ये गुने -4 हो जाएंगे, घटाइएगा तो कितने आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे 2.25 आ जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 और गुने कर देंगे 2 से, यानी कितने आ जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर देखिए है क्या 3, यस, तो ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट है। नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है विज्ञान का, देखिए विज्ञान में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितने होते हैं, कितने होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, आंसर बी करेक्ट होगा। कह रहा है रसायन उद्योग में कौन से तेजाब मूल्य रासायनिक माना जाता है, कौन सा तेजाब माना जाता है H2SO4, आंसर सी बनाइएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका उपयोग होता है आंतों में, आंतों के रोगी के निदान के लिए निम्नलिखित किस किरणों का उपयोग किया जाता है, कौन से किरण का, तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है, आंसर ये बताएंगे। फ्यूज का सिद्धांत, फ्यूज का सिद्धांत कैसा है, तो फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का उष्मीय प्रभाव को कहते हैं, आंसर सी होगा। परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित में कौन से कण होते हैं, कौन सा होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आंसर ये बताइएगा। बाहरी कक्षा पे कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। दृष्टि, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं, कौन सा दर्पण या लेंस लाते हैं, तो आंसर बताएंगे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, आंसर सी बताइएगा। कह रहा है दोपहर के 12 बजे
किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो आंसर्स बताएंगे यह कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सूर्य के अपोजिट बनता है, तो दोपहर 12 बजे एग्जैक्ट लंबवत रहेगा, तो ये तो बनेगा ही नहीं। आंसर्स डी बनेंगे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं कौन सा दर्पण? तो आंसर बताएंगे अवतल। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इमेज को धोवन के सोडा का रासायनिक नाम बताइए। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो आंसर बताएंगे Na2CO3। Na2CO3 नाम है इसका। सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको हम लोग। आंसर बी होगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से मिलता है। आंसर सी बनेगा। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आंसर डी बताइएगा। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। आंसर डी बताइएगा, फोटोसिंथेसिस। निम्न में कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? आंसर्स क्या बताएंगे? यह है जर्मेनियम। आंसर्स बी बताइएगा, जर्मेनियम है। कह रहा है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? कौन है उत्तरदायी पदार्थ? तो आंसर बता देंगे, ये है एंजाइम। आंसर सी बताइए कौन है? एंजाइम है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? किसकी कमी से मधुमेह होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। आंसर डी बताइएगा। विटामिन जो खट्टे फल जो साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म का स्वास्थ्य रखने में जरूरी होता है, वो कौन सा विटामिन है? उस विटामिन का नाम है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर सी बताइएगा। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से करते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर बताइएगा, उसे कहते हैं डायलिसिस। आंसर सही बताएंगे, डायलिसिस कहा जाता है। आगे देखिएगा। कह रहा है कि टरबाइन व डायनोमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो आंसर बताइएगा, ये होगा मैकेनिकल ऊर्जा, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा जिसको हम लोग बोलेंगे। आंसर सी करेक्ट होगा। देखिए, पढ़ने में कम आने वाले ग्लासेस, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो आंसर बताएंगे ए और बी दोनों, मतलब अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के। आंसर डी करेक्ट होगा। कह रहा है कि गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है, कैसी होती है बताइए? तो आंसर्स बता देंगे, यह होती है वृत्तीय। आंसर सी बताएंगे, वृत्तीय होती है। नेक्स्ट जो सेक्शन है सामाजिक अध्ययन। देखिए, सामाजिक अध्ययन में क्वेश्चंस क्या है? इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है? बताइए कौन नहीं है? फ्रांस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, लेकिन जर्मनी नहीं है। तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए, वह कौन सा एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है, किसको दिया है? वह एकमात्र भारतीय, उनका नाम क्या है? का नाम है राजस्व पाल। आंसर स्वराज पाल, है ना। आंसर सी बताएंगे, स्वराज पाल है। यह उद्योगपति थे, है ना। ग्रेट ब्रिटेन का लॉर्ड का खिताब इनको मिला था सन 1996 में। लेबर पार्टी के टिकट पर जो है हाउस ऑफ लीडर्स के सदस्य बने। अगला देखिए, भारत में सिलिकॉन सिटी के नाम से दिया गया है। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे दिया गया है? सिलिकॉन घाटी बताइए। आंसर्स बताएंगे, वो है बेंगलुरु, सिलिकॉन घाटी। ऑप्शन सी बनाएंगे। रामेश्वर, रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम बताइए। रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में। आंसर सी बताएंगे, रामेश्वर। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में कन्याकुमारी जिले में स्थित है रामेश्वरम। पोखरण 2 जो परीक्षण कब किया गया था? पोखरण 2 जो है परीक्षण कब हुआ था? तो आंसर बताएंगे 11 मई 1998 को हुआ था। आंसर सी बताइएगा, 11 मई 1998 व 13 मई 1998 को हुआ था। आगे देखिए, कह रहा है कि ग्रांड कैनियन है। ग्रांड कैनियन क्या है? तो ग्रांड कैनियन जो है एक खड्डा है ना। आंसर से ये बताएंगे, ग्रांड कैनियन एक क्या है? तंग घाटी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली कोलोरेडो नदी की धारा से बनी हुई है। कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? क्या होता है? तो उसका देशांतर रेखा होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। आंसर ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या बोडो निवासी
बोडो निवासी कहाँ के हैं? बोडो निवासी गारो पहाड़िया का है। गारो पहाड़िया कहाँ है? मेघालय में पड़ता है। आंसर्स क्या बनेंगे? मेघालय, असम और मिजोरम में पाई जाती है लगभग। आंसर ए बनेगा। कह रहा है पनामा नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है पनामा नहर? तो आंसर बताएंगे पनामा जोड़ती है प्रशांत महासागर और आंध महासागर को जोड़ती है। आंसर बी बताइएगा। प्रशांत महासागर, आंध महासागर, अटलांटिक महासागर को ही हम लोग आंध महासागर कहते हैं दोस्तों। देखिए आगे क्वेश्चन है आपके कि माउंट एटना कहाँ, ये क्या है माउंट एटना? बताइए माउंट एटना एक क्या है? तो माउंट एटना एक बता दें आपको ज्वालामुखी है। आंसर सी बताएंगे। माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है जो यूरोप कॉन्टिनेंट, जो यूरोप महादेश के एक इटली देश में यह स्थित है ना। आगे देखिए हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय पर्वत पर्वत द्वीप प्रदेश है। कौन है? हिमालय का पर्वत द्वीपीय प्रदेश कौन है? वो है दोस्तों शिवालिक। आंसर बी बताएंगे क्या है? शिवालिक है। आगे देखिए भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी केरल है। देखिए आगे कह रहा है कि आम्रवर्षा, आम्रवर्षा क्या है बताइए? तो आम्रवर्षा जो है दोस्तों ये है आपका बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा है दोस्तों। ठीक है, आम्रवर्षा ऑप्शन नंबर सी ज्यादातर ये केरल तमिलनाडु साइड में होती है। आगे देखिए कह रहा है क्या कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। बताइए क्या है? नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर बी बताइए क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां पूरब और पश्चिम घाट के मिलन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए। एक क्या थे, मतलब वो व्यक्ति थे, व्यक्ति एक होता है ना, उनकी क्या थी पोजीशंस, क्या था कि वो सिविल सेवक थे, वैज्ञानिक थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे या मिलिट्री कमांडर थे? तो आंसर्स क्या बताएंगे? उनका नाम था ए ओ ह्यूम और ये कब के थे? 1885 में। और वह एक क्या थे दोस्तों? वह एक थे सिविल सेवक थे। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा, सिविल सेवक थे। देखिए आगे क्वेश्चंस बताएंगे क्या कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? आंसर बताएंगे 1926 ईस्वी में। आंसर से बताएंगे 1926 में पारित हुआ था। कह रहा है कि भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? बताइए मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो कर्तव्य लिया गया है दोस्तों रूस से। वही मौलिक अधिकार रहता तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला? श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला? तो 1948 में मिला है ना। आंसर बी बताइएगा। स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से, उसके बाद 1972 में मतलब 1972 में अपने देश का जो है नाम श्रीलंका रखा। स्वतंत्रता के समय श्रीलंका का नाम जो है क्या था? सिलोन था। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? न्यू डील को कौन लागू किए थे? तो आंसर बताएंगे रूजवेल्ट लागू किए थे। आंसर ए बताएंगे रूजवेल्ट। आर्थिक महामंदी हुआ था इसलिए। देखिए कह रहा है कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? तो आंसर बताइएगा। इसमें किया जाता है मैग्नीज का। आंसर सही बताएंगे किसका? मैग्नीज का। ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। देखिए आगे जो सेक्शन आता है वो है हमारा तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जो हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। देखिए इसको ये लिखा गया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? आइए देख लेते हैं कैसे लिखा गया है इसको। सर्टेन को ये क्या लिख दिया गया, तो क्रिकेट को क्या लिखेंगे? सी को डी लिखा गया है, ई को एफ लिखा है, मतलब एक एक बढ़ा दिया गया दोस्तों, बस एक एक बढ़ा दीजिए। सी के डी, डी इसमें भी है, डी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आगे देखिएगा उसके बाद कह रहा है आर 18 पे होता है तो 19 आना चाहिए, इसमें भी ऐसे सभी में लगभग ऐसे हैं ही। ठीक है ना। डिफरेंट किसमें? सीधे से आप देख लेंगे सब में यू है लास्ट में, बस इसमें भी है। आइए देख लेते हैं लास्ट क्या है। टी, टी के बाद यू आना चाहिए। आंसर हमारा डी तो कट गया, ये नहीं आने वाला, कंफर्म है। देखिए ई के बाद एफ सभी में दिया है, एफ लगभग। एल देखिए थर्ड में आप सभी में दिया है, के बाद एल आता ही आता है। सी के बाद क्या बी आता है? तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, ए कट गया। सी के बाद डी आता है, ई आता है। सी के बाद ये नहीं आता, यानी आंसर हमारा बस एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें? कह रहा है कि नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है ना। उसके पिता प्रणव के भाई के ससुर हैं। प्रणव राजीव का भतीजा है, तो राजीव नेहा से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? तो आंसर बताइए उसके ससुर। आंसर ए करेक्ट होगा आपका। वह आलेख चुनना है जो एक दूसरे के बीच का निरूपण करता है। देखिए क्या है, कह रहा है क्रिकेटर, फुटबॉलर, भारतीय। बताइए क्या होगा?
कुछ भारतीय क्रिकेटर भी हो सकते हैं और कुछ क्रिकेटर और भारतीय फुटबॉलर भी हो सकते हैं, ये कंडीशन बन सकते हैं। तो आंसर इसलिए हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए आगे देख रहे हैं इसमें क्या फुलफिल करने वाला है। देखिए यहाँ पे 56 से 68 है, इसके बाद क्या आना चाहिए, फिर 128, फिर 176, फिर 236। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो अब देख रहे हैं क्या यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है 12, ठीक है। यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है 24, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज करना चाहिए 36, फिर यहाँ 48, फिर यहाँ पे 60, मतलब 12 का टर्म एक तरह से हमारा फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर्स क्या आ जाएंगे 92, आंसर डी बन जाएगा। देखिए आगे बताना है इसमें क्या फुलफिल होगा। 25 है, 25 से 4 है ना, 64 तो यहाँ पे क्या है, फिर 225 तो यहाँ पे 14। आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे। 25 का होता है क्या 5, 5 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 4। सेम यहाँ पे देखिए 8 होता है, 8 में से 1 घटाइएगा कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 7 आएगा। तो 7 है ऑप्शन नंबर, आप सी बताइए, क्योंकि इसका 15, 15 में से 1 घटाएं तो 14 आया है। चलिए आगे यहाँ पे बताना है 3 कथन दिए हैं। आइए कथन को हम लोग रीड करते हैं। कह रहा है सभी किताबें कॉपियां हैं, सभी किताबें क्या है कॉपियां है, सभी किताबें क्या है, सभी किताबें कॉपियां है, कॉपियां है ऐसे लिख दिया हम। कोई कॉपी पेन नहीं है, कोई भी कॉपी जो है पेन नहीं है, इधर पेन लिख दीजिए। आगे कह रहा है कि कुछ इरेजर किताबें हैं, कुछ इरेजर जो है किताबें हैं, कुछ इरेजर जो है ऐसे, कुछ इरेजर जो है किताबें हैं। अब देखिए कुछ कॉपियां इरेजर है, कुछ कॉपियां इरेजर आप बोल सकते हैं हाँ है, ठीक है। दूसरा देखिए कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन जो है किताबें, ये बिल्कुल नहीं बोलिएगा। तो हमारा और भी निष्कर्ष है क्या, देखिए हाँ एक और है। कह रहा है कि अभी तक हमारा सिर्फ एक सही हुआ, ये गलत हुआ है। कोई इरेजर पेन नहीं है, कोई भी इरेजर जो है पेन नहीं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं क्या, क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या निकला, बस एक निष्कर्ष निकला, यानी आंसर्स क्या बनेंगे हमारे। तो आंसर्स बनेगा हमारा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा आपका। आगे देखिए आगे क्वेश्चन दिया गया कि आकृति में कितने त्रिभुज है, इसे आप काउंट कर लीजिएगा, है ना। त्रिभुजों की संख्या टोटल इसमें आप काउंट कर लेंगे, बहुत ही आसानी है। यहाँ से पहले ये फिगर को देखिए, है ना, इसमें कितने एक हो जाए 2 3 4 ऐसे करके इसमें भी आप काउंट कर लेंगे त्रिभुजों की संख्या कितने हैं। तो टोटल आपकी त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, वो होगी 24। आंसर टोटल आ जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, आगे नीचे दी गई परिस्थिति, आइए इस परिस्थिति को हम लोग पढ़ते। कह रहा है कि आपके साक्षात्कार के एक दिन पहले आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति बहुत ही कठोर है, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप तैयारी करना छोड़ देंगे। दूसरा है कि आप दूसरी चीज की तैयारी करना शुरू कर देंगे। सी है आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपसे केवल आसान प्रश्न पूछे जाए। चौथा है कि आप जो है निश्चिंत होकर साक्षात्कार देने जाएंगे क्योंकि आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है। तो आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स यही ना बताइएगा कि आप निश्चिंत होकर साक्षात्कार देने जाएंगे क्योंकि आपको अपनी तैयारी पर पूरी भरोसा है। आंसर्स डी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर के लाल रंग वाले एक बड़े घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो बताएं कि दो सतह रंगीन छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, कितनी हो जाएगी। तो देखिए 9 में से 3 को घटा दीजिए, कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 6, और 6 और बट्टे 3 काटिए तो कितने हो जाएंगे 2, यानी कि हमारे पास 2 आ गए। 2 रंगीन वाले निकालने हैं तो ये कितने हो जाएंगे 2 माइनस 1 और गुणने यहाँ पे 12 कर दीजिए। 2 में से 1 घटेगा और 12 में 12 गुणा करेंगे 12, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न का कथन और उसके कारण दिए गए हैं, उसका सही विकल्प हमें चुनाव करना है। कथन है कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती है, कारण क्या है, इसका मुख्य कारण प्रकाश का परिवर्तन है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि यदि बात तो ये सही है, कह यदि कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन का उचित व्याख्या कर रहा है, हाँ ये तो सत्य है, आंसर यही करेक्ट बन जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।